गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसने सल्तनत वंश की स्थापना की। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने 4 वर्ष तक शासन किया। और ये 1206 से लेकर 1290 तक जो हम पढ़ेंगे सल्तनत का इतिहास, इसे गुलाम वंश भी बोलते हैं। गुलाम वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय जो भी सुल्तान बने वो किसी न किसी राजा के गुलाम थे, इसलिए इसे गुलाम वंश बोलते हैं। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है। फिर वो आगे खिलजी गुलाम नहीं थे, तो ये 1290 तक जो भी सुल्तान है इनको गुलाम वंश नाम दिया गया है। तो कल हमने ऐबक की बात की। ऐबक की हमने बात की कि 1210 में लाहौर के अंदर चौगान खेलते समय मौत हो जाती है। उसके बाद उसका लड़का आराम सा सुल्तान बनता है, लेकिन वह अयोग्य है। और इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों ने आमंत्रित किया। ये आता है दिल्ली, फिर आराम से लाहौर से आता है और इसमें लड़ाई होती है, जिसमें इल्तुतमिश ने उसको मार दिया और दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। तो अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक ये दिल्ली के गुलाम वंश का शासक रहा। इसके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, अर्ली लाइफ की। तो मिनहाज उस सिराज के एक ग्रंथ का हमने पढ़ा था वहाँ पर, जो सल्तनत कालीन सोर्स पढ़े थे ना उनमें, ना। तो उसके अंदर मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ, वही ये सिराज वही है तबकाते नासिरी जो ग्रंथ लिखा था। तो वह कहता है कि इल्तुतमिश इल्बारी सरदार आलम खां का लड़का था, यानी तुर्की के अंदर जो इल्बारी कबीला है उस कबीले के सरदार का बेटा था। यानी ये भी एक उच्च परिवार का था, तुर्कों में मुसलमानों में उच्च परिवार से था। लेकिन बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा सुंदर और होनहार था, जिसकी वजह से क्या था कि इसके पिता जो है इसके बाकी भाइयों की तुलना से इसको ज़्यादा लाड प्यार करते थे। तो ज़्यादा लाड प्यार करते थे तो बाकी भाइयों को इससे जलन हो गई। कुपित होकर के उन बाकी भाइयों ने क्या किया, इसको बालक इल्तुतमिश को घोड़ों के व्यापारियों को बेच दिया था, है ना। तो ज़्यादा टैलेंट होना, खूबसूरत होना भी जो है नुकसानदायक है। ये इल्तुतमिश के साथ हो रहा है। अब घोड़ों के व्यापारी ने जिस चीज़ को ख़रीदा, तो इसके घर में भी ये अपनी योग्यता से सबको प्रभावित किया। तो उसके जो घोड़ों का व्यापारी है उसके बच्चे भी नाराज़ होकर इसको इल्तुतमिश को फिर आगे बेच दिया। ये बेचारा आगे बिकता बिकता लास्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको ख़रीद लिया। अभी आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में। तो यहाँ पर भी इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। कहने का मतलब है, योग्य इंसान कहीं पे जाएगा अपना झंडा गाड़ेगा, अपनी योग्यता का लोहा मनवाएगा। तो अभी इल्तुतमिश योग्य था, तो अब ये ऐबक के पास आकर भी ऐबक का जो है विश्वास पात्र बन गया, अपनी योग्यता से स्वामी भक्त बन गया। पराक्रम तो था, तो इस योग्यताओं से उसका मन जीत लिया और उन्नति करने लगा। ऐबक ने इसको जो है सर जानदार का पद दिया। सर जानदार होता है बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी वाले जो अधिकारी होते हैं, वो जैसे आज की भाषा में वीआईपीज की सिक्योरिटी करने के लिए एनएसजी, एसपीजी, कमांडो जो होती है टीम, उस टाइप से सर जानदार जो है सुल्तान के निजी सुरक्षागार जो सुरक्षाकर्मी होते थे वो थे। तो ये सर जानदार बनाया गया। इसके बाद इसे अमीर शिकार बनाया गया। अमीर शिकार वो पद है जिसमें जो है सुल्तान जब शिकार खेलने जाता था तो उसके सारे शिकार की व्यवस्था ये अधिकारी करता था। अमीर शिकार पद पर जो बैठा अधिकारी, ये उसके सारे शिकार महल से निकलने से लेकर के वापस महल में एंटर होने तक का जो भी पूरा व्यवस्था है वो इसके पास होती थी। 1205 में, अब देखो मोहम्मद गोरी इस समय बता रहे हैं कि जिंदा था, तो 1205 में गोरी ने पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध अभियान किया था। इस अभियान में इल्तुतमिश भी साथ था और इल्तुतमिश ने अपनी असाधारण पराक्रम का परिचय दिया, है ना। तो जिससे गोरी बहुत खुश हुआ और गोरी ने खुश होकर के ऐबक को बोला कि ये अब गोरी का गुलाम है ऐबक और ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। तो गोरी ने ऐबक को बोला कि ये इल्तुतमिश जो है ये बहुत ही योग्य है, इसके साथ अच्छा व्यवहार करो और इसे दासता से मुक्त कर दो। तो अब मालिक का हुक्म हो गया गोरी का, तो ऐबक कौन होता मना करने वाला, और इसको दासता से मुक्त किया। और ऐबक ने जब ग्वालियर का किला जीता तो इल्तुतमिश को जो है वहाँ का ग्वालियर दुर्ग का दुर्ग रक्षक भी इसने बना दिया। तो इस प्रकार अब इल्तुतमिश तरक्की कर रहा है। कुछ दिनों बाद ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ कर दिया, यानी अब ये ऐबक का दामाद बन गया, रिश्तेदार बन गया। और उसके बाद में ऐबक ने इसको बदायूं जो यूपी में है वहाँ का सूबेदार या हाकिम बना दिया, यानी अब ये ऐबक के अधीन
जो है सूबेदार है बदायूं का। इस पद पर रहते हुए इसने बदायूं में रहते हुए वहाँ के गढ़वाल राजपूत जो सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उनका दमन किया, और इल्तुतमिश ने अपनी रण निपुणता से जो है बदायूं में भी अपनी ख्याति अर्जित की। ऐबक की मौत के बाद जो है लाहौर के अमीरों ने ऐबक की मौत के बाद लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बनाया, जो कि ऐबक का बेटा था। तो दिल्ली के अमीरों ने तो इल्तुतमिश को बुलाया, लेकिन लाहौर वालों ने आराम शाह को बनाया। दिल्ली के तुर्क जो अमीर थे उन्होंने अली इस्माइल, ये यहाँ का सेना का सेनापति है, सेनानायक है, दिल्ली की सेना जो है सुल्तान की उसका सेनानायक है अली इस्माइल। तो दिल्ली के अमीरों ने अली इस्माइल को कहा, इसके माध्यम से इल्तुतमिश को कहा कि तुम दिल्ली आकर के सुल्तान बनो। तो ये इसको आमंत्रित किया, ये दिल्ली आ गया और इल्तुतमिश जो है सुल्तान बन गया। बाद में लाहौर से आराम से आया तो इसको परास्त करके इसकी हत्या करके इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, मतलब अभी तो ये सुल्तान बना है, सुल्तान बनने के बाद में इसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, डिफ़िकल्टीज ऑफ इल्तुतमिश। तो उन समस्याओं की बात करते हैं पहले कि समस्याएं इसको क्या क्या आई, फिर हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान कैसे पाया। तो इल्तुतमिश सुल्तान तो बन गया था, परंतु उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ और समस्या खड़ी थी, जो इस प्रकार है। पहली बात करते हैं तुर्क अमीरों की, यानी जो है इल्तुतमिश के दरबार में जो तुर्क अमीर है या जो ऐबक के दरबार में तुर्क अमीर थे, तो उनसे इसको क्या समस्या है। समस्या सबसे बड़ी यह है कि बहुत से तुर्क अमीर ये कह रहे हैं कि ऐबक के शासनकाल में या गौरी के शासनकाल में हम इतने बड़े पद पे रहे जिसके आगे इल्तुतमिश कुछ नहीं था, तो हमारा सुल्तान बनने का हक बनता है, इल्तुतमिश का नहीं। एक समस्या ये। दूसरा कि ये गुलाम का गुलाम था, तो उससे भी लोग नाराज़ थे। तो ये समस्याएं तो इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले तुर्क अमीरों से क्या समझ थी। ऐबक को भारत में नवस्थापित तुर्क राज्य को संगठित करने में जो है समय नहीं मिल पाया। हमने पढ़ा था कि 4 साल के समय उसको मिला, जिससे इतने छोटे कम समय में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। उसकी मौत के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर जो है दिल्ली की सियासत हथियाने में या अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में षड्यंत्र करने लगे। यानी या तो दिल्ली को ही हड़प लो या नहीं तो अपने अपने क्षेत्रों पर स्वतंत्र शासक बन जाओ, ये षड्यंत्र इनमें अमीर करने लगे। बहुत से तुर्क सरदार जो गौरी और ऐबक के समय में इल्तुतमिश से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पदों पे थे, तो उनको जो है इल्तुतमिश का सुल्तान बनना अच्छा नहीं लगा, और वे किसी चाहते थे कि राजवंश गजनी वंशीय मतलब गौरी के वंश के किसी सरदार को दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहिए। तो उनकी सोचना था कि गौरी के परिवार के ही किसी व्यक्ति को दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहिए। इन तुर्क सरदारों की ये मांग भी थी कि प्रशासन, यानी जो दिल्ली जो सल्तनत है उसके प्रशासन में जो सभी बड़े पद हैं वह सिर्फ और सिर्फ तुर्की सरदारों को मिलना चाहिए, यानी भारतीय मुसलमानों को ऊंचे पद नहीं दिए जाने चाहिए, सिर्फ तुर्क सुल्तानों को ही बड़े बड़े पद दिए जाए। तो ये भी इनकी एक मांग थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंध और मुल्तान का जो सूबेदार कुब्बाचा था, जिसके साथ ऐबक की बहन की शादी हो रखी थी, उसने ऐबक की अधीनता मान ली थी, लेकिन अब ऐबक के मरने के बाद में कुब्बाचा ने इल्तुतमिश के अधीन रहने से मना कर दिया। तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र सिंध और मुल्तान से घोषित करने के बाद जो पड़ोसी क्षेत्र थे उनको भी उसने हमले करके अधिकार किया। तो उसने भटिंडा, सुरसती, कोहराम, लाहौर इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जो इल्तुतमिश के थे। मतलब कुब्बाचा भी जो है इल्तुतमिश का विरोधी है। वह अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था। कुब्बाचा कहता था कि मैं जो है इल्तुतमिश नहीं, मैं जो है ऐबक की जगह सुल्तान बनने का अधिकारी हूँ। गजनी का जो यलदोज था जिसको ऐबक ने हराया था, गजनी पहुँच करके गजनी पर भी 40 दिन अधिकार किया था, हमने पढ़ा था। तो वो भी कह रहा है कि ये दिल्ली का जो क्षेत्र है ये मेरा है। तो अब पहले जो चुप हो गया था, हमने बोला कि उस समय हराया तो उस समय चुप हो गया, लेकिन ऐबक की मौत के बाद ये भी बोलने लग गया। तो गजनी के यलदोज ने भारतीय प्रदेशों पर पुण्य गजनी का दावा प्रस्तुत किया, कहा ये मेरे अधीन है, और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए राज के चिन्ह भिजवा दिए। यानी बोला कि इल्तुतमिश को तू मेरा सूबेदार है और ये गुलामी के प्रतीक स्वीकार कर, ये मेरे राज के चिन्ह है, इनको तू धारण कर और तू मेरे अधीन है। अब परिस्थिति ऐसी थी कि इल्तुतमिश इस समय सबसे लड़ नहीं सकता था, तो इसने अपमान सहन करते हुए राज के चिन्हों को स्वीकार करते हुए अपने आप को जो एक सूबेदार के रूप में ही दिखाया। तो ये अपमान उसने सहन किया। ऐबक की मौत के बाद हमने बंगाल में जो अली मर्दान, जिसको ऐबक ने दिल्ली का बंगाल और का सूबेदार बनाया था, अभी अली मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब है एक एक करके सभी जो है
प्रांत है वो स्वतंत्र हो रहे हैं। बिहार के अंदर खिलजी सरदार था मलिक, इसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश की सबसे मुख्य कठिनाई ये थी कि इन तुर्क सरदारों को हरा करके दिल्ली के अधीन लाना। तो ये एक एक करके तुर्क सरदार सारे जो है इल्तुतमिश के खिलाफ हो गए। इनको कैसे हरा करके अपने अधीन करना है, ये इल्तुतमिश की एक बड़ी समस्या थी। सेकंड बात करते हैं सेना का विश्वास प्राप्त करना, यानी जो दिल्ली ऐबक की जो सारी सेना है वो अभी इल्तुतमिश के अधीन नहीं है, तो इनको अपने फेवर में कैसे करना है। तो इसमें बात करते हैं कि तुर्क सेना का विश्वास प्राप्त करना इसकी दूसरी समस्या थी। ये एक संयोग की बात है कि जो दिल्ली में सेना तुर्क तो सेना थी, उसका जिस सेनानायक अली इस्माइल, हमने बात की ना, अली इस्माइल को भेजा था बधाई होगी तू जो है इल्तुतमिश को ला के सुल्तान बना दे। अब यही अली इस्माइल जो इल्तुतमिश का किसी कारण से विरोधी हो गया। पहले तो यही बुला के सुल्तान बनाया इसने, अब इल्तुतमिश का विरोधी हो गया। और दिल्ली के अंदर जो सेना थी वो अभी भी अली इस्माइल के अधीन थी। तो अब इस सेना को अपने फेवर में करना है, अली इस्माइल को अपने फेवर में करना है। ये इल्तुतमिश की दूसरी समस्या थी कि सेना को कैसे अपने पक्ष में करके उसका विश्वास हासिल करना है। तीसरी समस्या की हम बात करते हैं हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक की मौत के बाद हिंदू सरदार विद्रोही हो गए, कर भेजना बंद कर दिया, जो टैक्स भेजते थे वो भी बंद कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे। कई क्षेत्रों में तो तुर्क अधिकारियों को उन्होंने वहाँ से खदेड़ दिया, वहाँ से भगा दिया। जालोर, रणथंबोर और ग्वालियर आदि क्षेत्रों पर से भी जो ये भी जो है दिल्ली से स्वतंत्र हो गए, यानी ये भी जो राजपूत क्षेत्र थे ये भी अब जो है ऐबक से दिल्ली की सल्तनत से स्वतंत्र हो गए, जो कि दिल्ली तुर्क राज्य के लिए एक गंभीर संकट था। राजपूतों का, हिंदुओं का जो है अधीनता से बाहर होना भी इस सल्तनत के लिए जो है संकट था। दोआब क्षेत्रों में भी जो तुर्क शासन था वो भी लड़खड़ाने लगा, यानी यहाँ पर भी हिंदू सरदार सामंत जनता जो है इन तुर्कों को वहाँ से भगा रही है, तो वो भी इनके क्षेत्र हाथ से निकल रहे हैं। दोआब का मतलब था दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, भूगोल में पढ़ते हैं आप। जैसे यहाँ पर दोआब का मतलब है गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। चौथी समस्या की बात करते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। तो उत्तर पश्चिमी सीमा में बात करते हैं, इल्तुतमिश के सामने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती थी। उत्तर पश्चिम मतलब पाकिस्तान की तरफ वाला क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर तो मध्य एशिया की रणनीति में मंगोलों का प्रवेश, मतलब मध्य एशिया में इस समय तक मंगोल आ चुके हैं चंगेज़ खां के नेतृत्व में। चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोल बहुत ही पावरफुल जो इस समय बन चुके थे। ये मंगोल मूल रूप से जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये बौद्ध धर्म के वो अनुयायी थे जो हिंसा में यकीन रखते हैं। बौद्ध धर्म शांतिप्रिय धर्म है, अहिंसावादी धर्म है, लेकिन मंगोल जो है अहिंसा को नहीं मानते, वो हिंसक हैं, हिंसक बौद्ध हैं। तो मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों का प्रवेश और मध्य एशिया में भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों ने क्या किया, ख्वारिज्म जो ईरान के अंदर ख्वारिज्म वंश था वहाँ के शाह को हरा दिया, उसको युद्ध में हरा करके जो वहाँ से भगा दिया। तो ये ख्वारिज्म का शाह था, ये तो भाग करके यूरोप की तरफ चला गया, और इसका बेटा था जलालुद्दीन मंगबरनी जो राजकुमार था ख्वारिज्म का, ये भाग करके सिंधु की तरफ आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि इन ख्वारिज्म वालों ने, शाह ने और मंगबरनी ने चंगेज़ खां के एक राजकुमार की छल से, धोखे से हत्या कर दी थी, इसलिए चंगेज़ खां भड़का हुआ था इनको मारने के लिए। तो जलालुद्दीन मंगबरनी जब सिंधु के तट पे आ गया तो पीछे पीछे मंगोल सेना भी उसका पीछा करते हुए चंगेज़ खां के साथ जो है यहाँ पर जो है सिंधु नदी के तट तक आ गया, यानी भारत के पर सीमा तक, बॉर्डर तक ये जो आ गए। और मंगोल इतने पावरफुल थे कि इल्तुतमिश किसी भी हालत में इनका सामना नहीं कर सकता था। और जलालुद्दीन मंगबरनी ने जो है प्रॉब्लम ये खड़ी कर दी कि उसने कहा कि इल्तुतमिश को कि मैं मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है, तो तू मेरी हेल्प कर चंगेज़ खां के खिलाफ। लेकिन इल्तुतमिश को पता था कि अगर हेल्प की तो ये सल्तनत ही बर्बाद कर देगा चंगेज़ खान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाना इल्तुतमिश के लिए कठिन परीक्षा के समान था। तो ये बात की हमने उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या, जिसमें मुख्य है मंगोलों की समस्या। पांचवी समस्या की बात करते हैं खोखरों की समस्या। ये खोखर वही हैं जो पंजाब वाले क्षेत्र में है, सिंधु और झेलम वाले क्षेत्र में है, और जिन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। तो इसलिए जो खोखर एक लड़ाकू जाति है, और इनकी शुरू से ही जो है गौरी, ऐबक और सल्तनत वालों से शत्रुता चली आ रही थी। इस
शत्रुता के कारण उत्तर पश्चिमी सीमाएं सुरक्षित प्रतीत होने लगी और जो ख्वारिज़म का जो राजकुमार यहाँ आया जलालुद्दीन मंगबरनी, इसने खोखरों से मित्रता कर ली और दिल्ली के अधीन कुछ क्षेत्र जो पंजाब में थे उन पर भी अधिकार कर लिया। तो ये खोखरों की वजह से एक समस्या, पांचवी समस्या ये होगी जो इल्तुतमिश की। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पे, इल्तुतमिश का दुर्बल राज्याधिकार। दुर्बल राज्याधिकार से कहने का मतलब है कि ये गुलाम का भी गुलाम है, यानी इसका मालिक ऐबक गुलाम था तो ये उसका गुलाम है, तो इसकी स्थिति धार्मिक रूप से इस्लाम धर्म के हिसाब से बहुत डाउन थी, तो इसको धार्मिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत करनी है। तो इल्तुतमिश एक दास का दास था और विशुद्ध तुर्क सरदार की दृष्टि में उसका साम्राज्य पर अधिकार अनुचित बात थी, यानी जो शुद्ध तुर्क थे वो इल्तुतमिश को इस योग्य नहीं मानते थे इस आधार, गुलाम होने के आधार पर, तो ये इसके लिए कमज़ोर पॉइंट था और वे उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। विशुद्ध तुर्क इस्लामी कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमज़ोर थी और वह धार्मिक नेताओं का व्यवहार भी उसके पास पक्ष में नहीं था। यानी कि धार्मिक नेता कौन हो गए, मौलाना उलेमा जो भी है ना, ये तो इनमें इस्लाम में सबसे बड़ा धार्मिक नेता खलीफा होता था, है ना। जैसे कैथोलिक चर्च में पोप होता है, आज भी होता है, हालांकि खलीफा का पद तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में तुर्की के सुल्तान ने ख़त्म कर दिया था, है ना। तो लेकिन पोप का पद आज भी होता है, तो उस समय सबसे बड़ा खलीफा होता था। लेकिन यहाँ पर इस्लामी नेताओं से कहने का मतलब है धार्मिक नेताओं से कि मौलाना उलेमा ये लोग भी इसके फेवर में नहीं थे। तो इस समस्या का इल्तुतमिश कैसे समाधान करता है वो हम आगे पढ़ेंगे समाधान में। अतः इल्तुतमिश के लिए अपने राज्य के अधिकार को सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक कार्य था, यानी अपने जो स्थिति है, जो गुलाम वाली स्थिति, धार्मिक स्थिति, इस्लाम धर्म के अंदर उसकी जो धार्मिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, उसको मजबूत करना इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का सिंहासन कठिनाइयों का अंबार था, यानी चारों तरफ समस्याएं थी, परंतु वे अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ, यानी कि उसने इन समस्याओं को चुनौती के रूप में लिया और इनका समाधान किया, इनको संघर्ष किया। वे अपनी योग्यता, पराक्रम, कूटनीति से इन समस्याओं पर विजय पाने में सफल रहा। तो ये यहाँ तक हमने बात की कि इल्तुतमिश ने के सामने कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं थी। नेक्स्ट कल की क्लास में हम बात करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान इल्तुतमिश किस प्रकार करता है। जो हमने ये 6 मुख्य समस्याओं की चर्चा की, इनका समाधान हम कल पढ़ेंगे।